हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा आज की वीडियो जो है वो केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 1 सॉल्यूशन पार्ट थर्ड है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर वीडियो देखनी है सॉल्यूशन चैप्टर की तो उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां से आप उसके सारी वीडियोस देख सकते हैं, पार्ट 1 भी और पार्ट 2 भी। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने अप टू कंसंट्रेशन टर्म मोलैलिटी तक टॉपिक कंप्लीट किया है। आज का जो टॉपिक है वो है नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी का जो साइन है वो कैपिटल एन। नॉर्मेलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग कैपिटल एन। इट इज डिफाइंड एज इट इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम इक्विवेलेंट की यूनिट क्या होगी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। पर लीटर क्लियर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। क्लियर। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं? मोस्टली जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है कंसेंट्रेशन टर्म में वो नॉर्मेलिटी में आती है। नॉर्मेलिटी ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी, बट इसकी टर्म्स हमें ध्यान से समझनी है। तो ग्राम इक्विवेलेंट किसे बोलते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट, जिसको जनरल टर्म में हम गिवन मास भी बोलते हैं। गिवन मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। तो ये आपको ग्राम में मिलेगा न्यूमेरिकल के अंदर। डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इज मोलर मास डिवाइड बाय एन। अब मोलर मास सबको पता होता है, जैसे मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 40। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास क्या है? 40 ग्राम पर मोल। देन व्हाट इज दिस एन फैक्टर? ये एन फैक्टर क्या होता है? यानी इस नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में सिर्फ ये एन फैक्टर वेरी कर रहा है, सिर्फ ये एन फैक्टर का डिफरेंस है। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी की बात कर रही हूँ बेटा। देखो, जो मोलैरिटी हमने पढ़ी थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? ऊपर क्या लिया था? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स में क्या था? गिवन मास। इक्विवेलेंट वेट के जगह पे प्लेस करोगे तो क्या आएगा? मोलर मास। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल। और नीचे है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में सिर्फ ये एन फैक्टर वेरी कर रहा है। तो व्हाट इज दिस एन फैक्टर? एन फैक्टर को निकालने के लिए हमारे पास 3-4 तरीके हैं। कैसे? अगर हमारे पास है कोई एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, तो इट डिसोशिएट इन वाटर। वाटर में डिसोशिएट होगा और डिसोशिएट होकर क्या देगा? 2H प्लस। 2 हाइड्रोजन है तो 2H प्लस। एसिड आर दोज विच प्रोड्यूस दिस हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन इन वाटर। तो 2H प्लस एंड 1 दिस SO4 2 नेगेटिव। क्लियर है। तो जितने भी वो H प्लस दे रहा है वो इसका एन फैक्टर हो गया। तो एन की वैल्यू फॉर सल्फ्यूरिक एसिड इज 2। फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसोशिएट टू गिव N प्लस एंड Cl माइनस N इज इक्वल टू 1। तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। अगर मेरे पास नाइट्रिक एसिड है HNO3, नाइट्रिक एसिड which dissociate to give H plus and NO3 minus, then N factor is again 1। जितने H plus आयन देगा, जितने रिप्लेसेबल H plus आयन होंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? N फैक्टर। तो यहाँ पे लिखा ना बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो एसिड के अंदर जितने भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन होंगे, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, वो हमारा N फैक्टर डिफाइन करेंगे या डिसाइड करेंगे। क्लियर है। अब बेस से देख लेते हैं। बेस, अब हमारे पास बेस है लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लाइक दैट। ठीक है। अब क्या करना है? हमने लिया बेस तो NaOH डिसोशिएट टू गिव Na प्लस एंड OH माइनस। तो नंबर ऑफ OH माइनस कितना दिया? 1। तो नंबर ऑफ OH माइनस, रिप्लेसेबल OH माइनस इज 1, तो N फैक्टर इज 1। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, it dissociate to give calcium 2 plus plus 2OH minus hydroxide। OH minus को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। then N factor is 2। similarly magnesium hydroxide dissociate to give Mg2 plus plus 2OH minus
देन n फैक्टर इज अगेन 2। तो इस तरीके से हम एसिड और बेस का n फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो एसिडिटी ऑफ बेस इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस एंड बेसिसिटी ऑफ एसिड इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। अगर कहीं पर रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है तो रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, तो वहां पर n फैक्टर हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बताएंगे। तो जैसे कि आपकी 12th क्लास में रिडॉक्स टाइट्रेशन है, KMnO4 वर्सेस मोर सॉल्ट और KMnO वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड, तो वहां पर KMnO4 से जो हमें आयन मिलता है इस पर मैंगनेट आयन MnO4 माइनस, जो कि एसिड मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाता है Mn2 प्लस बाय लॉस ऑफ 4 वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर है? दिस इज हाफ रिएक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होता है, रिडक्शन, तो दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। यहाँ पर MnO4 माइनस में +7 चार्ज है, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +7 विच इज रिड्यूस टू +2 बाय गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। 7 और 2 में कितना, 5 का डिफरेंस है, तो बाय गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। तो हेयर फॉर दिस अगर हमें निकालना हो इसका इक्विवेलेंट वेट, KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट पूछा जाता है प्रैक्टिकल में, इंपॉर्टेंट बेटा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जो टाइट्रेशन आप कर रहे हो, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन दिस टाइट्रेशन। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, मोलर मास, तो 158 ग्राम पर मोल हमारा मोलर मास होता है, डिवाइड बाय n फैक्टर विच इज 5, तो 158 बाय 5 अराउंड 31 पॉइंट समथिंग 31.6, वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। तो नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इट इज वेट ऑफ सोल्यूट जिसे हम गिवन मास बोलते हैं डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर, और n फैक्टर निकालने का मेथड अभी बताया, इट इज एसिडिटी ऑफ बेस, बेसिसिटी ऑफ एसिड, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, n फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। आपके जो जे एग्जाम वगैरह होते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहां पे आपको मोलैरिटी दे दी, बताओ नॉर्मेलिटी क्या होगी, नॉर्मेलिटी दे दी, बताओ मोलैरिटी क्या होगी। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, नॉर्मेलिटी अभी बताया ना, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में सिर्फ n फैक्टर का डिफरेंस है, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n इंटू मोलैरिटी। क्लियर है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n इंटू मोलैरिटी। क्लियर है, इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेना। अगर हमें पता है किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.1 है, मान लो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इसके आपको मोलैरिटी दी है और आपको नॉर्मेलिटी बतानी है, तो वी नो दैट n फैक्टर फॉर सल्फ्यूरिक एसिड इज 2, तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, 2 इंटू 0.1, इट इज 0.2 नॉर्मल, तो नॉर्मेलिटी इज 0.2। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर नाम से पता चल रहा है वेपर्स का प्रेशर, एंड व्हाट इज वेपर, इट इज गैस फॉर्म ऑफ लिक्विड। जब भी किसी लिक्विड को हम बॉयल करते हैं या हीट करते हैं तो उससे हमारा क्या बनता है, जो पार्टिकल बनते हैं वो गैस फॉर्म में आते हैं और उन गैस फॉर्म को क्या बोलते हैं, वेपर बोलते हैं। क्लियर है। अब मान लो मैंने क्लोज कंटेनर लिया जिसको मैनोमीटर भी बोलते हैं बेटा, और इस मैनोमीटर में हमने लगा दिया ये मरकरी फिट कर दिया, यहाँ पे हम फिल करते हैं मरकरी Hg, मरकरी लिक्विड मेटल होता है, और यहाँ पे मैंने 1 लीटर वाटर ले लिया। क्लियर है, सिंपल वाटर, प्योर वाटर लिया रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर मतलब जो भी टेम्परेचर है वहां पे, और क्लोज कंटेनर है, तो धीरे धीरे जो सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि जो इवेपोरेशन है वो सरफेस फिनोमिना होता है, तो धीरे धीरे जो सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल हैं वो धीरे धीरे हमारे कहां पे आएंगे, इस ओपन सरफेस में आएंगे।
क्लियर है? और वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो सरफेस के पार्टिकल होते हैं इनको बल्क बोलते हैं, जो बीच में पार्टिकल उनको बल्क, और ये जो यहाँ के जो पार्टिकल उसको सरफेस पार्टिकल बोलते हैं। तो जो सरफेस के पार्टिकल है बल्क के पार्टिकल के कंपैरिजन में इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ड्यू टू मोशन। तो ये अपने सरफेस को छोड़कर एनर्जी सराउंडिंग से, जो सराउंडिंग है सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद दे आर कन्वर्टेड इनटू वेपर। धीरे धीरे वेपर बनना स्टार्ट होंगे। अब ये जो वेपर है बेटा, वेपर इज गैस फॉर्म ना, और गैस की कंडीशन क्या होती है? गैस जो है वो हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करती है। जो गैसेज है एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। तो अब ये जो गैस पार्टिकल है जिसको हम वेपर्स बोल रहे हैं, ये अपने सरफेस पर भी, इस मर्करी लेवल पर भी एंड द वॉल्स ऑफ कंटेनर पर भी सेम प्रेशर क्या करेंगे? एक्सर्ट करेंगे। तो धीरे धीरे मर्करी लेवल क्या होगा? रेज करेगा। धीरे धीरे मर्करी लेवल क्या होगा? रेज। अब एक टाइम आएगा, एक कंडीशन आएगी कि मर्करी लेवल रेज करना बंद कर जाएगा, यानी मर्करी लेवल रेज होना बंद हो जाएगा। तो वहां से हमें लगेगा कि मे बी जो यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा था या वेपर फॉर्मेशन हो रहा था वो स्टॉप हो गया है, यानी प्रोसेस स्टॉप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? सेचुरेशन आ गया। अब सेचुरेशन मेरे पार्ट 1 सॉल्यूशन में आप समझ सकते हैं, वहां पे मैंने पढ़ाया बहुत अच्छे से सेचुरेशन क्या होता है। तो यहाँ पे आ गया बेटा सेचुरेशन। सेचुरेशन मतलब ये जो सरफेस है, ये जो स्पेस है, इस स्पेस में अब और ज्यादा वेपर ये होल्ड नहीं कर सकता है, यानी इसकी जो वेपर को होल्ड करने की एबिलिटी थी खत्म हो गई है ना। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सेचुरेशन। अब मान लो यहाँ पे हमारे 50 पार्टिकल हैं वेपर के, जैसे यहाँ पे 51st पार्टिकल ऊपर जाएगा, ऊपर से एक पार्टिकल वापस से कंडेंस हो जाएगा, यानी इस स्टेज पर, सेचुरेशन की स्टेज पर, रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम स्पीड से चल रहे हैं, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट मतलब स्पीड, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। द कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। द कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। यानी हमें फील हो रहा है कि प्रोसेस स्टॉप, बट प्रोसेस इज डायनेमिक। इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है, वो चलता रहता है, बट हमें फील होता है कि प्रोसेस स्टॉप हो गई है क्योंकि पार्टिकल रिमेन 50। 2 पार्टिकल ऊपर गए तो 2 जो ऑलरेडी वेपर्स हैं वो कंडेंस होकर नीचे आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो अब जो वेपर अपने सरफेस पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं at the time of equilibrium at a particular temperature is called vapor pressure of that liquid. Is that clear? So pressure exerted by vapor above the surface of liquid at the time of equilibrium at a given temperature is called vapor pressure. Is that clear? तो अब आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे सब हर टॉपिक में वेपर प्रेशर टर्म यूज होगा। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जो वेपर अपने लिक्विड के सरफेस पर इक्विलिब्रियम या सेचुरेशन के टाइम पर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर या गिवन टेम्परेचर पर, उसी प्रेशर को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब कौन कौन से फैक्टर, इस पे 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है बेटा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं आगे जो मैं दिखाऊंगी आगे वीडियो में, आगे बोर्ड क्वेश्चन भी मैं आपको शो करूंगी जो प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन है रिलेटेड टू दीज टॉपिक। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ लिक्विड। अब वी नो डेट जो मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैस, पार्टिकल से बना होता है, और उन पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। अगर पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है तो ये पार्टिकल एक दूसरे को स्ट्रांगली होल्ड करेंगे, और ये पार्टिकल अगर जाना भी चाहेगा वेपर फेज में तो दूसरा उसको जाने नहीं देगा। यानी अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो बेटा वो वेपर कम बनाएगा, वेपर कम बनेंगे तो कम वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा। इज दैट क्लियर? तो लिक्विड इन विच particles associated with strong intermolecular force of attraction have low vapor pressure. वो लिक्विड जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक अट्रैक्टिव फोर्स है
वो इजिली से बेटा हीट एब्जॉर्ब करके इन फोर्स को ओवरकम करेगा और कहाँ जाएगा, वेपर फेज में जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वेपर बनाएगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो वो लिक्विड जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक अट्रैक्टिव फोर्स होती है हैव मोर वेपर प्रेशर। तो लिक्विड हैविंग वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर मोर वोलेटाइल। वोलेटाइल जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि उड़ जाता है। अगर हम पेट्रोल को खुला छोड़ें, ओपन छोड़ दें, तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, वोलेटाइल, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, उड़ जाएगा, क्योंकि उसके पार्टिकल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स इज वेरी वेरी लेस एंड इट इज मोर वोलेटाइल। क्लियर है? जैसे अगर आपने 1 लीटर वाटर रखा और 1 लीटर अल्कोहल या पेट्रोल को अगर आप छोड़ देते हो ऐसे ही ओपन, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे जो अल्कोहल है या आपका पेट्रोल है उसका वॉल्यूम डाउन हो जाएगा। वाटर भी वोलेटाइल है, बट कंपेरेटिवली जो वाटर है, वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, जिसकी वजह से वाटर इज लेस वोलेटाइल एज कंपैरिजन टू अल्कोहल और पेट्रोल। क्लियर है? नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। नेक्स्ट फैक्टर टेम्परेचर है बेटा। अभी मैंने बताया कि यहाँ के जो सरफेस के पार्टिकल है वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और उनके बीच के अट्रैक्टिव फोर्स उसको ओवरकम करेंगे, यानी उनके बीच के अट्रैक्टिव फोर्स टूट जाएगी, तब जाके वो किस में जाएंगे, वेपर में जाएंगे। अब आप हीट कर रहे हो, हीट करने से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है वो फास्ट क्या होगी, ओवरकम होगी, और वो एनर्जी गेन करेंगे एंड दिस एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। उतना फास्ट वो क्या बनाएंगे, वेपर बनाएंगे, उतने ज्यादा वेपर बनेंगे एंड वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, यानी वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ज्यादा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी एंड काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ड्यू टू मोशन। उतना फास्ट मूव करेगा, उतना फास्ट फ्री होगा दूसरे मॉलिक्यूल से, एस्केप करेगा एंड फॉर्म वेपर एंड वेपर प्रेशर increases. So these are the two factors which affect vapor pressure. Next law, पहले हमने पढ़ा था हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ जो कि गैस एंड लिक्विड के लिए, हेनरी ने जो लॉ दिया था वो एक्सप्लेन किया था इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड, एंड दिस रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। वोलेटाइल सॉल्यूट लिखा है बेटा यहाँ पे। वोलेटाइल मतलब वो सॉल्यूट जो कि वेपर बना सकता है। अगर हम बात करें बेटा, आपका एग्जांपल मैं देती हूँ, अगर मैं बात करूं वाटर, वाटर मेरा सॉल्वेंट है, वोलेटाइल है, अब मैं उसमें डाल दूं अल्कोहल सॉल्यूट, मैंने बोला ना सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है, तो मैंने उसमें डाला अल्कोहल, तो जिसको हम ऐड करते हैं वो सॉल्यूट, तो यहाँ पे जो अल्कोहल है वो वोलेटाइल है। बट अगर मैं शुगर डाल देती हूँ, शुगर इन वाटर, तो शुगर में आपने देखा है कि शुगर के क्या वेपर बनते हैं? अगर बेटे शुगर के, सॉल्ट के वेपर्स बनते तो हमारे सी में तो सबसे ज्यादा सॉल्ट होता है, तो हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर में सॉल्ट फ्लो कर रहा होता है ना। जैसे हम बाहर निकले घर से तो हमारे तो हेड पे, हेयर्स पे, पूरी बॉडी पे सॉल्ट 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 चिपक जाता पूरा, है ना। तो सॉल्ट हमारा नॉन वोलेटाइल है, उसके वेपर नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं रोल्स लॉ के दो केस हैं बेटा। यहाँ पे फर्स्ट केस पढ़ रहे हैं, सेकंड केस जब मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगी वहां पे करेंगे। तो यहाँ पे जो हम रोल्स लॉ पढ़ रहे हैं फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो तो वोलेटाइल है, सॉल्यूट भी वोलेटाइल है। और यहाँ पे जो कंडीशन बेटा हमने ली है, यहाँ पे लिक्विड एंड लिक्विड, यानी दोनों ही लिक्विड कंसीडर करें। यहाँ पे सॉल्यूट भी लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। और दूसरी कंडीशन, बोथ आर वोलेटाइल, बोथ आर वोलेटाइल। क्लियर है? तो रोल्स लॉ पेपर में आ गया, स्टेट रोल्स लॉ, तो अब ये लिखना है। कुछ इसको राउल्स लॉ प्रोनाउंस करते हैं, कुछ रोल्स लॉ, वो सबकी अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन होती है बेटा। तो रोल्स लॉ आया, तो रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट तो ये लिखोगे, और सिंपल स्टेट रोल्स लॉ आया तो भी लिखोगे, बट आया रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल लिक्विड, वो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में करेंगे। क्लियर है? तो इसको स्टार्ट करते हैं। इट स्टेट दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, दोनों लिक्विड होंगे, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट, ये कंडीशन पहले ही बता दिया आपको मैंने। सॉल्यूट बेटा अब जो न्यूमेरिकल्स करते हैं, मैंने बोला है कि न्यूमेरिकल बहुत इजी है 12th के, बट कंसेप्ट समझने के लिए अगर आपको थ्योरी अच्छे से आती है तो न्यूमेरिकल अच्छे से कर सकते हैं।
हेनरीज लॉ और रोल्स लॉ के न्यूमेरिकल में स्लाइट डिफरेंस होता है। तो क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझना है कि गैस इन लिक्विड की बात की गई है तो हेनरी लॉ का फॉर्मूला लगेगा, अगर लिक्विड एंड लिक्विड की बात की गई है तो रोल्स लॉ का फॉर्मूला लगेगा। तो कंडीशन क्राइटेरिया ध्यान से समझे। रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट या सिंपल रोल्स लॉ में हम वोलेटाइल लिक्विड्स की बात करेंगे तो दोनों कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर लिक्विड, दोनों लिक्विड होंगे। स्टार्ट करते हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, दोनों वोलेटाइल हैं, दोनों के वेपर बनेंगे, तो वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी एक्सर्ट करेंगे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, क्लियर है। हम यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर ही बोल सकते हैं क्योंकि लिक्विड के क्या बनेंगे, इसको करेक्ट कर लेना बेटा, ये थोड़ा सा करेक्शन है, ठीक है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ये क्या कहना चाह रहा है आपको एक बार समझाती हूँ, ध्यान से समझो। मान लो मैंने मैनोमीटर लिया बेटा, लिक्विड्स का वेपर प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए जो एपरेटस यूज करते हैं उसको मैनोमीटर बोलते हैं। ये फिल कर दिया इसमें मरकरी, क्लियर है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लिया प्योर लिक्विड ए और बोथ आर वोलेटाइल, क्लियर है। तो यहाँ पे लिक्विड ए ले लिया, लिक्विड ए, और लिक्विड ए मैंने लिया है वाटर। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी हो जाएगा इसको करने के बाद। ये लिया है वाटर, तो अब धीरे धीरे वाटर, ये प्योर है यहाँ पे, अब फिलहाल अभी मैंने लिया है प्योर वाटर, तो धीरे धीरे वाटर के वेपर बनेंगे, सेचुरेशन आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। सेचुरेशन आता है तो इक्विलिब्रियम आता है। इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो यहाँ पे वेपर अपने सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उस प्रेशर को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए। द सिंबल यूज्ड इज PA। पार्शियल नहीं, यहाँ पे पार्शियल वर्ड है, पार्शियल का मीनिंग अभी बताऊंगी। यहाँ पे बोला है मैंने वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, क्लियर है। अगर प्योर है लिक्विड, प्योर सॉल्यूट या प्योर सॉल्वेंट है, तो पार्शियल वर्ड यूज नहीं करोगे, क्या यूज करेंगे, वेपर। व्हाट इज PA? PA इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, क्लियर है। अब हमने क्या किया, इसको वेकेंट किया और इसमें लिक्विड बी फिल कर दिया, ठीक है। इसमें फिल किया लिक्विड बी और उसमें भी मैनोमीटर लगा के मरकरी फिल किया, और लिक्विड बी मैंने ले लिया अल्कोहल, और वॉल्यूम मैंने सबकी सेम रखी है, 1 लीटर ये लिया, 1 लीटर वो लिया है, क्लियर है। यहाँ पे लिया ये मरकरी फिल किया एंड दिस इज लिक्विड बी, एंड लिक्विड बी मैंने ले लिया इथेनॉल। अल्कोहल कौन सा ले लिया, जो कि मोस्ट कॉमन हम यूज करते हैं, इथेनॉल। वी नो दैट इथेनॉल इज मोर वोलेटाइल। मोर वोलेटाइल क्यों, क्योंकि इथेनॉल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कंपैरेटिवली वाटर से लेस होती है, क्लियर है। तो धीरे धीरे इसके वेपर्स बनेंगे, वेपर बनेंगे, सेचुरेशन आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम के टाइम पर इथेनॉल के वेपर अपने सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और ये प्योर इथेनॉल लिया है, यानी ये हमने क्या लिया, सॉल्यूट, एंड दिस इज सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आएगा, यहाँ मर्करी लेवल से हम फाइंड आउट करेंगे प्रेशर, एंड दिस इज PB, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B, वेपर प्रेशर ऑफ अल्कोहल, क्लियर है। यहां तक कोई डाउट। अब मैंने क्या किया, ये वाला कंटेनर खाली किया और जितनी अमाउंट हमने ली थी 1 लीटर, वो यहां फिल कर दी, क्लियर है। वो अब यहां पे फिल किया इस कंटेनर में, क्लियर। अब ये जो कंटेनर है इसके अंदर हमारा A और B जितनी अमाउंट ली थी, मान लो मैंने इसको 500 मिलीलीटर लिया, उसको 1 लीटर लिया, इसको 1 लीटर, उसको 5, जो भी अमाउंट लिया प्योर फॉर्म में, वेपर प्रेशर निकालने के बाद अब दोनों को यहाँ फिल कर दिया, क्लियर है। अब दोनों के वेपर बनेंगे, है ना। फैक्टर में पढ़ा था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जैसे जो ज्यादा वोलेटाइल है उसके ज्यादा वेपर बनेंगे, जो लेस वोलेटाइल है उसके कम वेपर बनेंगे, और यहाँ पे जो प्रेशर निकल के आएगा वो दोनों का टोटल निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ मरकरी ये थोड़ा बताएगा ए कितना प्रेशर लगा रहा है या बी कितना प्रेशर लगा रहा है, वो तो टोटल प्रेशर बताएगा। तो अब जो सोल्यूशन, क्योंकि हम तो चैप्टर सोल्यूशन पढ़े तो हम तो सोल्यूशन की बात करेंगे, तो यहाँ पे इस सोल्यूशन से हमारा प्रेशर निकल के आएगा P टोटल। क्या निकल के आएगा, P टोटल। इज दैट क्लियर, ये हमारा P टोटल है, क्लियर। अब देखो क्या करना है,
अब यहाँ पे हमारा क्या है कि जो प्रेशर, अब पार्शियल वर्ड का मीनिंग बता रही हूँ कि पार्शियल का क्या मतलब है। यहाँ पे जब ए जो कंपोनेंट है, जो हमारा ए है, ए हमने लिया था वाटर, तो उसके वेपर बनेंगे, तो उसका कंसेंट्रेशन यहाँ पे आएगी। तो जो यहाँ पे वेपर की कंसेंट्रेशन है, वेपर फेज में जो कंसेंट्रेशन है, क्योंकि वेपर प्रेशर की बात करें तो वेपर की बात करेंगे, तो जो प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहे हैं यानी पी ए, इसको थोड़ा करेक्ट करेंगे बेटा, यहाँ पे जो लिया उसको नॉट लगा लेंगे प्योर फॉर्म डिफरेंशिएट करने के लिए, पी ए एंड पी ए नॉट एंड पी बी नॉट फॉर प्योर लिक्विड, फॉर प्योर लिक्विड। इनको हम क्या करेंगे, प्योर लिक्विड के लिए यूज करेंगे सिंपल को। पी ए नॉट एंड पी बी नॉट यूज फॉर प्योर लिक्विड। तो पी ए, व्हाट इज पी ए नॉट? इट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। व्हाट इज पी बी नॉट? इट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। क्लियर है? अब यहाँ पे व्हाट इज पी ए? इट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन अ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर है टोटल, उस टोटल में ए के वेपर कितना प्रेशर लगा रहे हैं। क्लियर है? ये जो सॉल्यूशन आया, इस सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है पी टोटल, इस टोटल वेपर प्रेशर में बी के जो वेपर है वो कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। क्लियर है? तो डिफरेंस समझ आ गया होगा, पी ए नॉट, पी बी नॉट, पी एंड पी। These are the symbol which are used in Rolle's law. दोबारा रिपीट कर रही हूँ बेटा, नॉट सिर्फ हम प्योर फॉर्म के लिए लगा रहे हैं, नॉट यूज फॉर प्योर। पी ए और जो पार्शियल भी यूज करते हैं वो सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं। तो व्हाट इज पी ए नॉट? अगर ये टर्म्स आपको समझ आ गए तो न्यूमेरिकल बहुत इजी से कर पाओगे। तो पी ए नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ ए इन इट्स प्योर स्टेट, या वेपर प्रेशर ऑफ ए इन लिक्विड, इन प्योर लिक्विड। क्लियर है? पीबी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ बी इन इट्स प्योर स्टेट, या वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर लिक्विड। क्लियर है? ये प्योर के लिए सिर्फ। जैसे मिक्सचर बनाया टर्म यूज करेंगे पार्शियल। व्हाट इज पीए? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, और सिंपली इट इज वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर ए का प्रेशर। व्हाट इज पीबी? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी और वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन। क्लियर है? तो पी टोटल कैसे निकाला, पी ए पी बी पी ए नॉट पी बी नॉट, ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलते हैं रोल्स लॉ पर। अब रोल्स लॉ स्टार्ट करते हैं। तो इट स्टेट दैट फॉर अ वोलेटाइल लिक्विड पार्शियल वेपर प्रेशर of each component is directly proportional to its mole fraction. Suppose we have two component A and B. तो अब दोनों लिक्विड है, दोनों वोलेटाइल है, दोनों के वेपर बनेंगे। तो PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो एक जो है, जितना ज्यादा A का मोल फ्रैक्शन होगा, कंसेंट्रेशन होगी, उतने ज्यादा उसके वेपर बनेंगे। जितना कम उसकी अमाउंट होगी, उतने कम वेपर प्रेशर बनेंगे, उतने कम वेपर बनेगा, उतना कम वेपर प्रेशर आएगा। सिमिलरली PB directly proportional to XB. This is Rolle's law. क्लियर है? प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो PA is equal to PA नॉट, दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है बेटा? सेम टेम्परेचर पर सेम अमाउंट लिक्विड ले रहे हो तो PA नॉट तो सेम आएगा XA। ये P और PB डिपेंड करते हैं कि आपने इसका सॉल्यूशन किस लिक्विड के साथ बनाया है। क्लियर है? सिमिलरली PB is equal to PB नॉट X। क्लियर है? बट ये PA और PB नॉट हमें ऐसे नहीं मिलते, क्योंकि मैनोमीटर से तो टोटल प्रेशर ये निकाल सकते हैं हम PA नॉट, ये हमें गिवन होगा, या हम निकाल सकते हैं मैनोमीटर से। PB निकाल सकते हैं, XA XB तो हमने मेजर करके लिया है कि 5 ग्राम लिया है, 3 ग्राम लिया है, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। P और PB नहीं पता होता है, तो क्या पता होता है इसकी प्लेस पे P टोटल पता होता है, क्योंकि अभी मैंने दिखाया था आपको P टोटल निकलता है मिक्स करने के बाद। तो P टोटल इज सम ऑफ PA प्लस PB। PA नॉट PB नॉट बच्चे लिख देते नहीं, क्योंकि P टोटल है तो मिक्सचर बन गया, मिक्सचर है तो प्योर नहीं रहा। क्लियर है? और ये सिंबल होते हैं प्योर के लिए। तो P टोटल इज PA प्लस PB। प्लेस करो वैल्यू, PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। क्लियर है?
अब क्या करेंगे, वी नॉट एट एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। क्लियर है? तो यहां से हम क्या करेंगे, एक्स बी को रख सकते हैं, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। तो पी ए नॉट एक्स ए, यहां पे कर दिया पी बी नॉट 1 माइनस एक्स ए। क्लियर? अब करेंगे इसको सॉल्व करेंगे आगे, पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए। क्लियर है? अगर एक्स ए की टर्म में लिखना चाहते हो तो इसको क्या करोगे, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट, दिस इज पी टोटल। क्लियर है? अगर आपको यहाँ के कंसेप्ट समझ आ गए, पी ए पी बी नॉट, पी ए पी बी, पी ए नॉट पी बी नॉट एक्स ए एक्स बी, तो इतना ज्यादा इसको एक्सपैंड करने की नीड नहीं है, यहाँ फॉर्मूले में प्लेस करो, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होगी, पी ए और पी ए नॉट की यूनिट सेम रहेगी। अब प्रेशर है तो प्रेशर की यूनिट आपकी टॉर्क, पास्कल, बार, एमएमएचजी, एटीएम किसी में भी हो सकती है। क्लियर है? अच्छा, अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और पढ़ लेते हैं। ग्राफ क्या होगा रोल्स लॉ का, स्टार्ट करते हैं। देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हमने पढ़ा पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए एंड पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। अब स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना। स्ट्रेट लाइन बनाओगे, यहां लिखेंगे मोल फ्रैक्शन और यहां लिखेंगे वेपर प्रेशर। वाई एक्सिस पे रखेंगे वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस पे रखेंगे मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? यहां पे रखा हमने एक्स ए इज 1। क्लियर? एक्स ए 1 रखा तो बेटा मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, 1, यानी ए जो है वो प्योर स्टेट में है। एक्स ए अगर मोल फ्रैक्शन 1 है तो यानी उसमें बी है ही नहीं, तो एक्स बी कितना होगा, 0। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे एक्स ए प्योर स्टेट में है तो जितना ज्यादा एक्स ए होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वो वेपर प्रेशर लगाएगा। एक्स ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए, तो उतना ज्यादा उसका प्रेशर होगा। तो सपोज हमने ले लिया ये यहाँ पे वेपर प्रेशर है। क्लियर है? तो यहाँ पे आ गया इसका पी ए और एक्स बी होगा ही नहीं, 0 रहेगा। अब हम जा रहे हैं राइट टू मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो हमारा एक्स जो है एक्स से क्या होगा, डिक्रीज, तो एक्स ए यहाँ पे हो जाएगा 0 और एक्स बी क्या हो जाएगा 1, यानी यहाँ पे पी मैक्सिमम होगा। अब दोनों लिक्विड अलग है तो दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर भी अलग रहेंगे, वो हमने अपनी मर्जी से ले लिया। यहाँ पे ये हो गया पी बी और प्योर है तो पी बी नॉट। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? एक्स से 1 है तो ए हमारा प्योर है, तो प्योर के लिए हम क्या लगाते हैं, पी ए नॉट। एक्स बी 1 तो बी जो है वो प्योर स्टेट में है, ए जो है वो है ही नहीं, तो पी बी नॉट। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे मान लो हमने लिया एक्स से क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पे एक्स से कितना हो जाएगा, सपोज एक्स से यहाँ पे 0.8 है तो एक्स भी कितना हो जाएगा 0.2, क्योंकि दोनों का सम 1 रहेगा। सपोज यहाँ पर एक्स हो गया 0.6 तो एक्स भी कितना होगा 0.4। क्लियर है? तो यहाँ पे एक्स से हमारा क्या हो गया, डिक्रीज, तो उसका यहाँ पे एक्स से 1 था, यहाँ पे एक्स से हो गया डिक्रीज, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है? यहाँ पे एक्स से और कम हो गया तो वेपर प्रेशर और कम होगा, और यहाँ पे एक्स से क्या हो गया 0, तो धीरे 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 जैसे जैसे कंसेंट्रेशन चेंज करेंगे वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। ये कर्व्ड नहीं है, स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्लियर? ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाओगे, स्केल यूज करके आप बनाओगे। क्लियर है? और ये क्या निकल के आएगा, यहाँ पर आपका मिक्सचर आ रहा है तो मिक्सचर में हम जो प्रेशर यूज करते हैं उसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो दिस लाइन कॉरेस्पॉन्ड टू P8। ये जो लाइन बन के आई है वो PA की आई है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A। क्लियर है? सिमिलरली यहाँ पे हमारा B प्योर है, अब हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो यहाँ पे B हो गया 0.4। क्लियर है? 1 था मैक्सिमम, कम हो गया और कम हो गया, यहाँ 0 हो गया।
यानी यहां था मैक्सिमम, अब यहां से यहां जाएंगे, ये हो गया वेपर प्रेशर आपका, पार्शियल वेपर प्रेशर बी का। दिस लाइन कॉरेस्पॉन्ड टू पीबी। क्लियर है? यानी जब हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, एक्स बी का मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो उसका वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? इस तरीके से रीड आउट करना है इसको। एक्स ए जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, उसका मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो रहा है। एक्स बी जब राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, तो उसका मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है, तो उसका वेपर प्रेशर भी कम हो रहा है। एंड दीज लाइन कॉरेस्पॉन्ड टू पार्शियल वेपर प्रेशर, क्योंकि मिक्सचर बन चुका है यहाँ पर। क्लियर है? और मिक्सचर में जब हम किसी एक कंपोनेंट के वेपर प्रेशर की बात करते हैं, तो वी यूज टर्म पार्शियल। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, इन दोनों लाइंस को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, तो इट इज पी टोटल। यहां से क्या निकल के आएगा आपका? पी टोटल। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट रोल्स लॉ। ये जो ग्राफ है, ये आपका रोल्स लॉ का ग्राफ है। क्लियर है? तो यहाँ पे रोल्स लॉ क्या बोलता है? यहाँ पे वोलेटाइल सोल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, बोथ लिक्विड, both components are liquid and both components are volatile. तो अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ पार्शियल वेपर प्रेशर है बेटा, इसको करेक्ट कर लेना, वो मिस प्रिंटिंग है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, अपने मोल फ्रैक्शन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई होप रोल्स लॉ अच्छे से समझ आ गया होगा। रोल्स लॉ की दो स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। क्लियर? मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। डिपेंडिंग अपॉन रोल्स लॉ देयर आर टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है बेटा वो टू टाइप के होते हैं। क्लियर? देखो, सॉल्यूशन आर ऑफ टू टाइप, आइडियल सॉल्यूशन, non-ideal solution. Non-ideal solution are of two type, solution showing positive deviation from Rolle's law and solution showing negative deviation. Clear है? These are the type of solution. अब हमारा टॉपिक रहेगा solution. Solution की कैटेगरी Rolle's law के बेसिस पर है, तो Rolle's law के बेसिस पर solution को टू कैटेगरी में डिवाइड किया है, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल। तो ये डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम है बोर्ड एग्जाम, उसमें डिफरेंसेस आते हैं बेटा। जनरली केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से 2 मार्क का डिफरेंस आता है, या सॉल्यूशन चैप्टर से 2 मार्क का डिफरेंस आता है, जिसमें 4 डिफरेंस आपको लिखने होते हैं। और वो डिफरेंस वाला टॉपिक कौन सा है? ये आइडियल एंड नॉन आइडियल में डिफरेंस आ गया, या पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में डिफरेंस आ गया। तो ये 2 मार्कर क्वेश्चन इसमें से बनता है, जो कि डिफरेंस का है। और सिंपली भी आ सकता है, व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन, राइट कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है? यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होंगे जो हर कंडीशन, हर कंसंट्रेशन रेंज पर आप एक ही कंसंट्रेशन, पहले तो रोल्स लॉ क्या था, जहां पे दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल थे और दोनों लिक्विड थे, इसको माइंड में रखना, क्योंकि रोल्स लॉ आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपस में कनेक्ट है, तो इनके एग्जांपल सिमिलर होंगे, एक दूसरे से मिलते होंगे और लिक्विड्स होंगे। क्लियर है? दोनों कंपोनेंट हमारे क्या होंगे? लिक्विड होंगे। इस पॉइंट को माइंड में फिट कर लो कि रोल्स लॉ के बाद टॉपिक, रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने सॉल्यूशन को टू कैटेगरी में डिवाइड किया, आइडियल एंड नॉन आइडियल। क्लियर? और रोल्स लॉ की कंडीशन क्या थी? बोथ कंपोनेंट्स आर लिक्विड एंड बोथ आर वोलेटाइल। क्लियर टू ऑल? अच्छा ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जो हर कंसंट्रेशन रेंज पर रोल्स लॉ को ओबे करेगा। कोई भी कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बना दिए, ए और बी लिया लिक्विड, और कोई भी कंसंट्रेशन बनाई दोनों की, और दोनों के बनाने के बाद सॉल्यूशन बनाया, अगर वो हर कंसंट्रेशन रेंज पर रोल्स लॉ को ओबे करता है, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। पॉइंट क्लियर है? मैंने बोला आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंस आ गया बेटा, तो ये इसकी डेफिनेशन है। रोल्स लॉ, ये जो आइडियल सॉल्यूशन है रोल्स लॉ से रिलेटेड जो हमने लिखा है, दिस इज द डेफिनेशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन। पॉइंट क्लियर? तो जब भी आप डिफरेंसेस लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट जो है वो इसका डेफिनेशन का लिखेंगे। एग्जाम्पल्स को डिफरेंस में कंसिडर नहीं करते हैं, अगर आप फोर्थ पॉइंट में एग्जाम्पल डाल के आ गए तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल जब पूछा जाएगा तो अगर आप डालते हो
तो ही मार्क्स मिलते हैं। क्लियर? तो a solution is called an ideal if it obeys Rolle's law over a wide range of concentration at a specific temperature. टेम्परेचर फिक्स रहना चाहिए क्योंकि बेटा सॉल्यूशंस की वॉल्यूम चेंज हो जाती है, वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्लियर है? तो टेम्परेचर फिक्स पे हम वेपर प्रेशर वगैरह निकालेंगे, आपको पता है वॉल्यूम चेंज होगी, वेपर प्रेशर इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट, और हम रोल्स लॉ में क्या कंसीडर कर रहे हैं? वेपर प्रेशर कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर है? तो टेम्परेचर स्पेसिफिक होना चाहिए। अच्छा, अब ये कंडीशंस हैं, अब कंडीशंस मैं बता रही हूँ आपको, समझा रही हूँ यहाँ पर। फर्स्ट कंडीशन बोला कि जो रोल्स लॉ को ओबे करेगा, तो फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगी? पीए यानी दो सॉल्यूशन फॉर विच पीए इज इक्वल टू पीए नॉट, रोल्स लॉ तो यही था ना, एक्स ए, एंड पीबी इज इक्वल टू पीबी नॉट एक्स बी। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को रोल्स लॉ बोलेंगे जिसके लिए पीए किसके बराबर होगा? पीए नॉट एक्स ए एंड पीबी इज इक्वल टू पीबी नॉट एक्स बी। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? आइडियल। सेकेंड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट, जो सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इज नियरली इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब आपने सॉल्यूट लिया यहाँ पे ए, ये लिया सॉल्वेंट बी, और दोनों को मिक्स करके बना दिया ए बी, तो यहाँ ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। तो बेटा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉल्यूट ए और ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, बी और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और जब हम सॉल्यूशन बना देंगे दोनों को मिलाकर, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। तो आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होंगे जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट इज नियरली इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो इस टाइप, क्योंकि बेटा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहेगी तो उनका वेपर प्रेशर भी सेम रहेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर को कौन डिफाइन करता है? कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें इसमें और इसमें सब में सेम है, तो वेपर प्रेशर भी क्या आएगा? अप्रोक्स सेम आएगा, जिसकी वजह से पीए पीए नॉट एक्स ए के इक्वल हो जाएगा, पीबी इक्वल टू पीबी नॉट एक्स बी। क्लियर है? थर्ड पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेल्टा वी मिक्सिंग। इसको हम कैसे लिखेंगे? डेल्टा, यहां पे लिखोगे मिक्स, और ये डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? इस पे 1 मार्कर क्वेश्चन भी आते हैं नॉन आइडियल टॉपिक से। डेल्टा वी मिक्सिंग 0 मतलब सपोज लिक्विड ए की आपने वॉल्यूम ली, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ए इज 10 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम 10 मिलीलीटर बोल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ बी इज 10 सेंटीमीटर क्यूब, और दोनों को मिलाने के बाद, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम थी ना बेटा, तो वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं आएगा, एंड वॉल्यूम कम्स आउट टू बी 20 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? अब डेल्टा चेंज निकालेंगे, डिफरेंस होता है, तो डेल्टा वी मिक्सिंग कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल क्या थे? अलग अलग कंपोनेंट थे, फाइनल क्या है? सॉल्यूशन बन गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल से हम चेंज निकालते हैं। तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम क्या है? 20, और ए और बी की क्या है? 10 + 10 20, तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आ गया? 0। तो जिनके लिए डेल्टा वी मिक्सिंग 0 रहेगा वो सॉल्यूशन हमारे आइडियल रहेंगे। नेक्स्ट है डेल्टा एच मिक्सिंग, जो कि एंथैल्पी को बताता है, इज ऑल्सो 0। यानी जब हम दो लिक्विड को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाएंगे, तो ये सॉल्यूशन ना तो सराउंडिंग से हीट एब्सॉर्ब करेगा और ना रिलीज करेगा, नाइदर एंडोथर्मिक नॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? आइडियल। एक हो गई डेफिनेशन और 4 इसके पॉइंट हो गए। तो वो सॉल्यूशन जो हर कंसंट्रेशन रेंज पर रोल्स लॉ को ओबे करेगा, उसे हम आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, और आफ्टर मिक्सिंग सॉल्यूट सॉल्वेंट में जो इंटरेक्शन होगी अप्रॉक्स सिमिलर रहेगी। उसके बाद पीए इज इक्वल टू पीए नॉट एक्स ए, पीबी इक्वल टू पीबी नॉट एक्स बी, क्योंकि रोल्स लॉ को ओबे कर रहा था तो रोल्स लॉ का फॉर्मूला भी ओबे करेगा। डेल्टा वी मिक्सिंग 0, वो मैंने एक्सप्लेन किया आपको। डेल्टा एच मिक्सिंग इज 0, ना तो नाइदर
एक्सोथर्मिक प्रोसेस नॉर एंडोथर्मिक। यानी जब हम दो लिक्विड को मिक्स करें और मिक्स करने के बाद ना तो सराउंडिंग से हीट एब्सॉर्ब करे और ना सराउंडिंग में हीट रिलीज करे। आई थिंक टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल सोल्यूशन। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। लिक्विड, लिक्विड क्यों लिखा? क्योंकि रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने दो सॉल्यूशन बताए हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल, और रोल्स लॉ में हम दोनों लिक्विड कंपोनेंट लेते हैं जो कि वोलेटाइल होते हैं। तो लिक्विड्स हैविंग सिमिलर नेचर, जिसका नेचर सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, जनरली वो ही हमारे आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे हेक्सेन हेप्टेन, ये आपके न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आ गया कि हेक्सेन हेप्टेन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, फिर उसके वेपर प्रेशर दे रखे हैं। तो बेटा हेक्सेन हेप्टेन उस, अब रोल्स लॉ अगर यूज करोगे तो कंसंट्रेशन टर्म यूज्ड इज मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन इज रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल में गिवन मास मोलर मास, तो मोलर मास पता होना चाहिए। तो हेक्सेन हेप्टेन का जनरल फॉर्मूला एल्केन, ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है? एल्केन, सफिक्स का यूज हुआ एन ना, तो जनरल फॉर्मूला यूज है CnH2n+2। इसको यूज करके आप अपना फॉर्मूला बना सकते हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हेक्सेन? हेक्स मतलब 6 कार्बन, हेप्ट मतलब 7 कार्बन, तो दिस इज 6 कार्बन एल्केन, दिस इज 7 कार्बन एल्केन। वहां फॉर्मूला डालो तो क्या होगा? C6, यहां पे डाला H14। हेप्टेन का फॉर्मूला क्या होगा? C7H16। क्लियर है? तो यहां से हेक्सेन और हेप्टेन बोथ आर एल्केन, तो दे फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड? इथाइल C2H5, दिस इज इथाइल क्लोराइड, Cl लगा दिया, एंड इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br, which is also written as CH3CH2Br। क्लियर है? नेक्स्ट, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, ये भी क्या बनाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन। एग्जांपल आपको पता होने चाहिए। दिस इज बेंजीन, इसके ऊपर लगा दिए क्लोरो तो क्लोरोबेंजीन, अगर हम लगा देंगे Br तो ब्रोमोबेंजीन। बेंजीन एंड टोल्यूइन, व्हाट इज टोल्यूइन? टोल्यूइन इज बेंजीन हैविंग CH3, बेंजीन हैविंग CH3, तो मिथाइल बेंजीन इज आल्सो कॉल्ड टोल्यूइन। Methanol, what is the formula of methanol? CH3OH, C2H5OH is ethanol. Both have same functional group, so have same intermolecular force of attraction, approx same ना, तो they form ideal solution। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए? आपके आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बिल्कुल उसका उल्टा। आइडियल सॉल्यूशन क्या था? जो रोल्स लॉ को ओबे करेगा। जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा हर कंसेंट्रेशन रेंज पर, वो क्या हो जाएगा? नॉन आइडियल हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction between solute and force of attraction between solvent is not equal to force of attraction between solvent। clear है? next point Pa not equal to Pa not XA, क्योंकि रोल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है, तो Pb not equal to Pb not XB। क्लियर है? नेक्स्ट सी पॉइंट, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है नॉट इक्वल टू 0? फिर से एग्जांपल लेते हैं। लिक्विड ए, उसकी वॉल्यूम ली 10 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको मिलीलीटर भी बोल सकते हैं। बी लिया 10 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों को मिलाने के बाद सोल्यूशन बन गया। इफ द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज मोर और लेस देन 20 सेंटीमीटर क्यूब, मान लो कम ये आई 19.19 सेंटीमीटर, 19.9 सेंटीमीटर क्यूब या 20.1 सेंटीमीटर क्यूब, then this type of solution is called non-ideal। this type of solution is called non-ideal। क्यों? जब आप डेल्टा वी मिक्सिंग निकालोगे तो ये 0 नहीं आएगा। क्या था डेल्टा वी मिक्सिंग का फॉर्मूला? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है? सॉल्यूशन। तो मान लो हमने सॉल्यूशन ले लिया 20.1 वॉल्यूम, क्लियर है, और माइनस दोनों की तो 10 + 10 20, तो वॉल्यूम कम्स आउट टू बी कितना निकल के आई? बोलो भाई, आइए ना बढ़ के, तो 0.1। क्लियर है? ये हो गया आपका ये सेंटीमीटर, यानी नॉट इक्वल टू 0। तो डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, द सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल। नेक्स्ट है डेल्टा एच मिक्सिंग, ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 नहीं होना चाहिए।
जब हम दो लिक्विड को मिक्स करें, या तो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर ले या हीट रिलीज करें, या तो एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक। जैसे हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड भी वोलेटाइल है, वाटर भी वोलेटाइल है, दो लिक्विड हो गए। दो लिक्विड के लिए हमने कौन सा कैटेगरी पढ़ा, रोल्स लॉ ना, और दोनों वोलेटाइल है। अब रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग दो सोल्यूशन आए, सो आइडियल एंड नॉन आइडियल। अब जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डाल के सोल्यूशन बनाएंगे बेटा, क्लियर है, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को डाल के पानी में हम सोल्यूशन बनाएंगे तो सराउंडिंग से क्या करता है भाई, वो सराउंडिंग में हीट रिलीज करता है, वो जो बीकर है, वो जो कंटेनर है, वो गर्म हो जाएगा, तो हीट जो है वो निकलना शुरू होगी। हाईली एक्सोथर्मिक, डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, है ना, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है, वहां पे हीट निकलती है। ठीक है, ऐसे हम अल्कोहल और वाटर को मिला के सोल्यूशन बनाएंगे तो सोल्यूशन ठंडा हो जाएगा, तो मिक्सिंग ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो these both are example of non ideal solution. clear? I hope clear हो गया होगा non ideal solution। अच्छा, एक और बात बता रही हूँ, अभी जो रोल्स लॉ का हमने ग्राफ बनाया था, जो मैंने रोल्स लॉ का ग्राफ बनाया था, अगर क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन ग्राफिकली आइडियल सॉल्यूशन, आपको आइडियल सॉल्यूशन को ग्राफिकली समझाना है, तो माइंड में फिट है कि आइडियल सॉल्यूशन वो है जो रोल्स लॉ पे करते हैं। तो जो बेटा हमने रोल्स लॉ का एग्जाम वो ग्राफ बनाया है, वही आपका आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ रहेगा, तो उसको दोबारा नहीं कराऊंगी, सेम ग्राफ है वो। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ नॉन आइडियल, कितने सारे मैंने एग्जांपल दिए नॉन आइडियल के, एसीटोन एंड बेंजीन, इथाइल अल्कोहल, अभी बोला अल्कोहल एंड वाटर, कैसा होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, कैसा होता है, एंडोथर्मिक, हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एसीटोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एंडोथर्मिक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन, ये चारों एंडोथर्मिक है, तो दीज फोर आर एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। अभी पढ़ेंगे, बताया भी था ना अभी लास्ट स्लाइड में कि सॉल्यूशन आर ऑफ टू टाइप, आइडियल एंड नॉन आइडियल, एंड नॉन आइडियल आर ऑफ टू टाइप, solution showing positive deviation from Rolle's law, solution showing negative deviation from Rolle's law। तो ये पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल है नॉन आइडियल में, और ये हमारे तीन नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल है, जिसमें से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल टिप्स पे पता होना चाहिए, दो एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में, बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। फिनॉल और एनिलीन शोज विच टाइप ऑफ इंटरैक्शन, फिनॉल और एनिलीन के बीच में किस टाइप की अट्रैक्शन होगी। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन किस टाइप का सोल्यूशन बनाते हैं। क्लियर है? आइडियल है, नॉन आइडियल, नॉन आइडियल में किस टाइप का है, तो आप बोलोगे बोथ आर, अगर पूछा जाए तो दे फॉर्म या दे शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। क्लियर है? तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर ऑफ टू टाइप, solution showing positive deviation from Rolle's law, solution showing negative deviation from Rolle's law। clear? So these are example of non ideal। ये कर चुके हैं। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के डिफरेंस बता रही हूँ, डिफरेंस की फॉर्म में पढ़ा रही हूँ बेटा, मैंने बोला था ये टॉपिक डिफरेंस की फॉर्म में आता है। क्लियर है? तो डिफरेंस की फॉर्म में बता रही हूँ, ध्यान से देखेंगे, बहुत सिंपल वे में समझाऊंगी, इजी वे में। फर्स्ट पॉइंट पॉजिटिव डेविएशन का, ये आप नोट करते जाएंगे अपनी नोटबुक में। पॉजिटिव डेविएशन जिसमें पीए हमने पढ़ा था ना, दीज टू आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल में पीए नॉट इक्वल टू होता है, तो नॉट इक्वल में क्या होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं, तो ग्रेटर देन या लेस देन। तो पॉजिटिव में पीए ग्रेटर देन पीए नॉट एक्सए एंड पीबी greater than PB not XB। क्लियर? इसमें क्या होगा, सेम, एक अच्छे से समझ के करना, दूसरे को उल्टा कर देना, दोनों अगर लर्न करते कंफ्यूजन हो जाती है। बहुत इजी है, बट फिर भी पता नहीं बच्चे इसमें क्यों मिस्टेक करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी बेटा, सिर्फ एक को माइंड में रखो, दूसरे को रिवर्ट करना है सिर्फ, ठीक है, एक को माइंड में रखोगे, दूसरा अपने आप रिवर्ट कर दोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो नेगेटिव डेविएशन में पीए लेस देन पीए नॉट एक्सए एंड पीबी लेस देन पीबी नॉट एक्सबी। क्लियर? सेकेंड पॉइंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का पढ़ा था। अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं भाई। आइडियल में तो आपको पता है दोनों के बीच में, दोनों लिक्विड कंपोनेंट और सोल्यूशन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नियरली सेम रहती है। यहाँ पे किसी में ग्रेटर होगी, किसी में लेस होगी,
तो उसको लर्न करने से अच्छा आपको एक ट्रिक बताती हूँ, वहां से आप समझ के करोगे ना बोर्ड में, क्योंकि बेटा अभी आपको लग रहा है कि सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक हमें लर्न करना है, बट जब आपका पूरा साल खत्म हो जाएगा और आप बिल्कुल बोर्ड एग्जाम नियर होंगे, तो वहां पे हमारा ब्रेन एक लिमिटेड अमाउंट इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर सकता है। जिसने समझ के पढ़ा है वो पूरा पेपर अटेम्प्ट करेगा, और जिसने रट लिया है पूरा वो भूल जाएगा। तो कैसे करेंगे, सेकेंड पॉइंट बाद में बताऊंगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, थर्ड पॉइंट से सेकेंड को निकालेंगे, हमें कुछ लर्न भी नहीं करना पड़ेगा। देखो थर्ड पॉइंट है हमारा डेल्टा वी मिक्सिंग का, इसको बहुत ध्यान से समझना है। डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव रहेगा, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या रहेगा, पॉजिटिव, एंड व्हाट इज पॉजिटिव, विच इज ग्रेटर देन जीरो। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पॉजिटिव और ग्रेटर देन जीरो, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है। सिमिलरली ये वाला पॉइंट क्या रहेगा, डेल्टा वी मिक्सिंग यहाँ पे क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव डेविएशन तो नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव डेविएशन तो पॉजिटिव रहेगा। कितना इजी है। अब यहां से निकालेंगे, बट इस डेल्टा वी मिक्सिंग ये था क्या, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, अभी पढ़ा था हमने लास्ट में। तो व्हाट इज डेल्टा वी मिक्सिंग, इट इज फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या होता है, सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ बोथ कंपोनेंट ए एंड बी। क्लियर है। ये पॉजिटिव है, ध्यान दो, ये पॉजिटिव कब आएगा, जब वॉल्यूम सॉल्यूशन की ज्यादा होगी बेटा, वॉल्यूम सॉल्यूशन की ज्यादा हो किससे, ए और बी की वॉल्यूम से। मान लो ए 10 है, ये 10 है, तो टोटल हो गया 20, ये कितना ना चाहिए 20.1, तभी हमारा दोनों का डिफरेंस क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव निकल के आएगा। सॉल्यूशन की वॉल्यूम ज्यादा है, यानी जब आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम बढ़ गई। अब बढ़ेगी कैसे, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट एक दूसरे से दूर जाएंगे, दूर जाएंगे तो उनके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है ज्यादा है, अगर ज्यादा होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो एक दूसरे को अपने पास लेके आएंगे, और पास लाने से वॉल्यूम क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहां सोचो ध्यान से कि वॉल्यूम सॉल्यूशन की ज्यादा होगी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की वॉल्यूम से, तब हमारा क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। अब जब तुमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया और सॉल्यूशन की वॉल्यूम बढ़ गई, तो बढ़ेगी कब, वो जब एक दूसरे से दूर जाएंगे। अब दूर कब जा रहे हैं, जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। क्लियर है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का पॉइंट आ गया यहां से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट, जो कि सॉल्यूशन के अंदर होती है ना, इज लेस देन, अभी बताया ना सॉल्यूशन की वॉल्यूम ज्यादा, तो जब मिलाया तुमने दोनों लिक्विड को और सॉल्यूशन बनाया तो वो दूर चले गए, यानी उनके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट इज वीकर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट। क्लियर है। ये समझाने में टाइम लग रहा है, बट जब खुद करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। इस पॉइंट को लर्न करोगे बेटा, क्या क्या चीजें आप लर्न करोगे, यहां से आपने समझा, इसको देखा, लिखा कि पॉजिटिव है, वॉल्यूम की सॉल्यूशन बढ़ गई, तो ये पॉइंट अपने आप बन गया, और ये अपने आप बन गया तो उसको रिवर्ट करके वहां पे लिखना है। तो नेगेटिव डेविएशन क्या होगा, जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, एज कंपेरिजन टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट and force of attraction between solvent. क्लियर है, क्लियर हो गया होगा सबको। सेम यहां पर अगर निकाले तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू नेगेटिव। कब होगा नेगेटिव, जब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। यहाँ पे अगर 20 है और यहाँ पे 21 है, तो 20 माइनस 21 -1 आएगा, तभी नेगेटिव निकल के आएगा। तो क्या ज्यादा होनी चाहिए, यानी वॉल्यूम सॉल्यूशन की कम होनी चाहिए एज कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी। कब कब होगी, जब आपने ए और बी को मिलाया और वो बहुत पास पास आ गए, उनके पीछे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होगी। ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट and force of attraction between solvent. Last point, delta H mixing is positive. बहुत इजी है बेटा, दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव लिखना है। इधर क्या लिखोगे, नेगेटिव। डेल्टा H मिक्सिंग क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्लियर है। पॉजिटिव मतलब प्रोसेस क्या होगी, एंडोथर्मिक, यानी सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगी, और ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक, सराउंडिंग में हीट रिलीज करेगा। क्लियर है, कोई डाउट।
एग्जाम्पल इनके मैंने अभी लास्ट स्लाइड में बताए थे आपको, वहां से आप एग्जाम्पल कॉपी डाउन कर सकते हैं। अच्छा, अब मान लो आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट टाइप ऑफ अट्रैक्शन प्ले रोल इन सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। ध्यान से सुना, मैंने बोला है अल्कोहल और वाटर का मैंने एग्जाम्पल चूज किया, तो यहां से अगर जिसको इसकी नॉलेज होगी वो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अल्कोहल एंड वाटर, एसीटोन और मतलब एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। अभी मैंने बताया एसीटोन और क्लोरोफॉर्म किस टाइप का सोल्यूशन बनाते हैं, नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव पे जाओ तो क्या लिखोगे, उसके आंसर को कैसे मोल्ड करोगे, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। इंपॉर्टेंट बताया मैंने, फिनॉल और एनिलीन इंपॉर्टेंट बताया, और दोनों नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। बेटा एनसीईआरटी खोलोगे, एनसीईआरटी की डीप स्टडी मस्ट है फॉर बोर्ड एग्जाम, किसी एक्स्ट्रा बुक की नीड नहीं है। और मेरे इसमें आपको कोई भी एनसीईआरटी मतलब का एग्जाम्पल छूटा हुआ नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड फिनॉल और एनिलीन, ये दोनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी के बीच में से हैं और दोनों शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो अब पूछे कि व्हाट टाइप ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन यानी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, प्ले रोल इन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। अब यहां पे देखो क्या लिखोगे, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म shows negative deviation from Rolle's law. Force of attraction between chloroform and acetone is greater than force of attraction between chloroform and chloroform and force of attraction between acetone and acetone. हो गया आंसर, क्लियर है? अब एफिनॉल और एनिलीन, तो वो भी क्या शो करता है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है। अब क्या लिखोगे, द सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल और एनिलीन shows negative deviation from Rolle's law। अब नेगेटिव डेविएशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको पता है, तो क्या लिखोगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनिलीन क्लोरोफॉर्म is greater than force of attraction between aniline and force of attraction between aniline and मतलब chloroform, sorry, phenol and phenol। is that clear? अच्छा, अब अल्कोहल एंड वाटर का बोला आपको कि what type of attraction play role in alcohol and water। अब ध्यान से सुनो, अल्कोहल और वाटर पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है, तो क्या बोलोगे, अल्कोहल एंड वाटर, सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। क्लियर है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर इज वीकर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर। क्यों बेटा? क्योंकि अल्कोहल के बीच में भी स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग होती है, वाटर के बीच में भी स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग होती है, बट जब अल्कोहल और वाटर को मिलाते हो तो जो एच बॉन्डिंग आती है इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, जो कि थी हमारी अल्कोहल और वाटर के बीच में। तो इतना डिटेल में आपको नहीं लिखना, जितना बताया सिर्फ इन 2 लाइन में अप टू द पॉइंट लिखोगे, फुल मार्क गेन करोगे। तो अल्कोहल वाटर पॉजिटिव डेविएशन, क्लोरोफॉर्म एसीटोन नेगेटिव डेविएशन, फिनॉल एनिलीन नेगेटिव डेविएशन, और ये वाले पॉइंट से अपने आंसर को कंप्लीट करोगे। फिनॉल and aniline shows negative deviation. Force of attraction between phenol and aniline is greater than force of attraction between phenol and force of attraction between aniline and aniline। क्लियर है? ऐसे अल्कोहल वाले से कर दोगे। क्लियर? नेक्स्ट ग्राफ, किसका ग्राफ, रोल्स लॉ का ग्राफ मैंने बताया, आइडियल सॉल्यूशन का सेम ग्राफ है। अब नॉन आइडियल में डेविएशन हो गई है ना, तो ग्राफ में थोड़ा सा चेंज आएगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बिल्कुल सेम बनेगा। पहले रोल्स लॉ का ग्राफ बनाओगे, और कैसे बनाओगे देखो, अब ये स्ट्रेट लाइन बनाओगे, बेटा ग्राफ बना रहे थे पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, यानी सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। तो क्या लिखा था हमने, जैसे रोल्स लॉ का ग्राफ बनाया, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बताया, सेम है। यहाँ पे लिखेंगे मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? मोल फ्रैक्शन किसका लिया, यहाँ पे XA का लिया 1, XB कितना हो गया, ऑटोमेटिकली 0, क्योंकि प्योर लिक्विड है। प्योर लिक्विड का मोल फ्रैक्शन क्या होता है 1। यहाँ पे लेंगे वेपर प्रेशर। क्लियर है? जब XA 1 है तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ A की वजह से होगा, A प्योर होगा, तो इट इज PA0। यहाँ पे हमने XA को कर दिया 0 और XB हो गया हमारा 1। यहाँ पे जा रहे हैं तो XA धीरे धीरे कम हो रहा है, इधर जा रहे हैं तो XB कम हो रहा है। क्लियर है? बीच में पॉइंट्स मैंने बताए थे, सेम वैसे जैसे हमने रोल्स लॉ का किया था। और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, PB नॉट। ये ऊपर इसको नीचे वो ले सकते हैं, वो सिर्फ वैसे रफली हमने चूज किया है।
यहाँ तो कोई डाउट? अब क्या देखो, जब हम जा रहे हैं इधर लेफ्ट टू राइट, तो ए का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है, तो ए की अमाउंट कम हो रही है, क्लियर? तो उसका वेपर प्रेशर भी सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो बेटा क्या होगा, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ए का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है, तो उसका वेपर प्रेशर भी सॉल्यूशन के अंदर कम हो जाएगा, ठीक है? ये हमने बोल्ड लाइन बनाई थी कब, जब हम आइडियल सॉल्यूशन पढ़ रहे थे। ये स्ट्रेट बनेगी, ये आपको टिल्ट देगी क्योंकि मैं साइड से बना रही हूँ ना, तो टिल्ट बन रही है, बट आप स्केल से स्ट्रेट लाइन बनाओगे, क्लियर है? ऐसे ही जब हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, तो एक्स बी यहाँ पे 1 है, तो इधर धीरे धीरे जाएंगे तो एक्स बी 0 हो जाएगा, तो एक्स बी का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है, तो उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में कम हो जाएगा, क्योंकि वी नो डेट एक्स ए और जो पी ए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसे ही एक्स बी और पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? ये तो रोल्स लॉ ने बोला था। तो ये ऐसे डॉटेड दिखाएंगे क्योंकि ये आइडियल सॉल्यूशन था, और ये यहाँ ओरिजिन से लेके जाओगे, क्लियर है? अच्छा, अब ये डॉटेड दिखाएंगे टोटल, ये इसका टोटल प्रेशर था, क्लियर? ये स्ट्रेट लाइन है तीनों, ध्यान रखना, ये तीनों स्ट्रेट लाइन बनाओगे। अब डेविएशन दिखाना है, तो डेविएशन को हम बोर्ड से दिखाएंगे, और ये मैं कर रही हूँ यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन, और ये कर रही हूँ नेगेटिव डेविएशन, क्लियर है? तो अभी पॉजिटिव का, इससे पहले दोनों का सेम रहेगा, ये ग्राफ पॉजिटिव और नेगेटिव है, यहाँ तक बिल्कुल सेम रहेगा। अगर आप ऊपर से डेविएशन दिखाओगे ऐसे, ये पी टोटल हो गया आपका, ये पी टोटल था रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये पी टोटल आफ्टर डेविएशन, क्लियर है? ये यहां से दिखाया डेविएशन, ये इधर से डेविएशन दिखाया, यानी डॉटेड लाइन के ऊपर से दिखाना है। तो अब ये जो ग्राफ हो गया, ये पॉजिटिव डेविएशन हो गया, तो ये जो डॉटेड लाइन थी वो पीए की थी इन केस ऑफ आइडियल, अब नॉन आइडियल में इसके ऊपर रख दोगे, दिस इज पीए, पीए, और ये डॉटेड लाइन जो थी वो पीबी की थी, तो अब ये जो कर्व्ड लाइन बनाई है वो पीबी की हो जाएगी। तो दिस इज ग्राफ फॉर पॉजिटिव डेविएशन, क्लियर है? यहाँ पे हम वेपर प्रेशर लिखेंगे और यहाँ मोल फ्रैक्शन। सेम ग्राफ यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन का बनेगा, एक्स ए 1 है, 1 मतलब प्योर, तो यहाँ पे पी ए नॉट कहीं भी बना सकते हैं, तो दिस इज पी ए नॉट, यानी वेपर प्रेशर, यहाँ पे वेपर प्रेशर लिखोगे, वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर ले रहे हैं हम। यहाँ पे बी 1 है, तो बी इज इन प्योर स्टेट, तो बी को 1 रख दिया, तो दिस इज पी बी नॉट। अभी सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बना रही हूँ, ठीक है? यानी रोल्स लॉ, तो स्ट्रेट लाइन लेके जाओगे डॉटेड, क्लियर है? उसके बाद सेम यहां से स्ट्रेट लाइन बनाओगे आप, पीबी नॉट एक्सप्लेन मैंने कर दिया आइडियल के अंदर, और ये पी टोटल की डेविएशन दिखाने के लिए हमें पहले आइडियल तो बताना पड़ेगा ना, रोल्स लॉ तो बताना पड़ेगा। अब नेगेटिव बना रहे तो नीचे से डेविएशन बनाओगे बेटा, क्लियर है? ऐसे नीचे से डेविएशन बनाओगे, ये कर्व्ड लाइन है, क्लियर? दिस इज पी टोटल, ये लाइन क्या होगी, पी ए, और ये किसकी हो गई, पी बी, क्लियर? दिस इज द सिंपल ग्राफ। सिर्फ आपको आइडियल सॉल्यूशन बनाना है पहले, और आइडियल सॉल्यूशन बनाने के बाद, यानी रोल्स लॉ बनाने के बाद, रोल्स लॉ को डॉटेड बना दोगे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में, उसके डेविएशन दिखा दोगे बोल्ड लाइन से। डेविएशन जो है वो कर्व्ड लाइन है, और ये जो हमने रोल्स लॉ बनाई बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्लियर है? यहाँ पे पी टोटल, पी ए, पी बी, वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन, इस तरीके से आप लिख देंगे, क्लियर? ये इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन है बेटा, ये प्रीवियस बोर्ड में आ चुके हैं, तो ये आप करेंगे। अगर इनमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैंने क्वेश्चन बोला था, व्हाई इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑब्जर्व्ड ऑन मिक्सिंग क्लोरोफॉर्म विद एसीटोन। क्लोरोफॉर्म को जब एसीटोन के साथ मिक्स करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज, इंक्रीज कब हो, जब अपने अंदर से हीट निकालेगा, आप बीकर को टच करोगे तब आपको लगेगा गर्म हो गया, और हीट निकाल रहा है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब एक्सोथर्मिक के लिए जो साइन होता है डेल्टा एच माइनस, यानी यहां से पता चला इंक्रीज इन टेम्परेचर से पता चल गया कि डेल्टा एच क्या रहेगा, डेल्टा एच मिक्सिंग हमारा नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव डेविएशन हो गया। अब नेगेटिव डेविएशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली लाइन बताई थी, तो अब क्या लिखोगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आंसर कंप्लीट करोगे, क्यों हीट निकली है, तो अब बताओगे as the force of attraction between chloroform and acetone is stronger than force of attraction between chloroform and force of attraction between acetone, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, हीट रिलीज होती है और प्रोसेस क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक। लिखोगे क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन shows
नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। क्लियर है? स्टेट द फॉर्मूला रिलेटिंग प्रेशर ऑफ गैस। अब यहाँ पे मेन है, ध्यान दो, गैस वर्ड यूज किया है विद इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी पी का मोल फ्रैक्शन के साथ फॉर्मूला बताना है। गैस इन लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन, हेनरीज लॉ, तो P इक्वल टू KH X। 1 मार्क में क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। स्टेट हेनरी लॉ अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, कुछ भी लिखे, हेनरी लॉ बोला, एक ही स्टेटमेंट है, समझा रखी है प्रीवियस वीडियो में अपनी। यहाँ ध्यान दो, 10 milliliter of liquid A was mixed with 10 milliliter of liquid B. The volume of resulting solution was found to be, कम हो गई बेटा, 10 plus 10 20, 20 से कम हो गई, negative deviation, the solution is showing negative, the solution is non-ideal, showing negative deviation from Rolle's law. Answer is the solution is non-ideal, showing negative deviation from Rolle's law. अगर यहाँ 20.1 यानी 20 से ज्यादा होता तो क्या हो जाती? पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर है? टू लिक्विड एक्स एंड वाई बॉयल सेट, ये 100 डिग्री 130 डिग्री पे बॉयल कर रहे हैं। विच वन हैज हायर वेपर प्रेशर एट 50 डिग्री? बेटा जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, 100 डिग्री पे जो लिक्विड बॉयल कर रहा है, 130 पे बॉयल कर रहा है, तो 100 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जब हमारा वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल हो जाता है, यानी यहाँ पे 100 डिग्री पे 1 atm पे हो रहा है, यहाँ पे 130, यानी इसका वेपर प्रेशर कम है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम, ध्यान रखना, जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होता है। तो 50 डिग्री पर किसके वेपर ज्यादा बनेंगे? जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। जो ज्यादा वेपर बना रहा है, कौन बना रहा है? ये 100 वाला X। इसका आंसर क्या रहेगा? X रहेगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये आता है, इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम वेपर प्रेशर, जितना कम बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा वेपर प्रेशर। क्लियर? हाउ इज इट दैट अल्कोहल एंड वाटर मिक्सिबल इन ऑल प्रोपोर्शन? अल्कोहल वाटर में कैसे मिक्स हो जाते हैं? क्योंकि अल्कोहल, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक से आता है। तो याद रखो, जब भी कोई वाटर में मिक्सिबल हो रहा है ना, डिसॉल्व हो रहा है, तो ऑर्गेनिक से अगर क्वेश्चन है तो आप लिखोगे कि एज इट फॉर्म H बॉन्डिंग विद वाटर। मैंने बोला नमक, NaCl सॉल्युबल इन वाटर, बेटा तो H बॉन्डिंग नहीं बना रहा, नमक हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, वहां पर आयन डाइपोल अट्रैक्शन होती है। बट अल्कोहल इज ऑर्गेनिक। अल्कोहल किससे मिला है? अल्कोहल फर्मेंटेशन से आता है ना, शुगर केन के फर्मेंटेशन से भी बना सकते हैं, एप्पल से भी बनता है, बहुत सारी चीजों के फर्मेंटेशन से बनता है। तो ये ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक अगर वाटर में सॉल्युबल है, एज इट फॉर्म H बॉन्डिंग, तो अल्कोहल फॉर्म H बॉन्डिंग विद वाटर। Why do gas nearly always tend to be less soluble at temperature raise? टेम्परेचर बढ़ाओगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो सॉलिबिलिटी पे मैंने पार्ट 1 में समझाया, डिटेल में समझाया। गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं ऑलवेज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी कम होती है। क्लियर है? एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, ये अभी बताया हेनरीज कांस्टेंट का, पार्ट 2 वीडियो देखना मेरी, उसमें हेनरीज कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस, KH के सिग्निफिकेंस समझाए हुए हैं बेटा। If at the same temperature hydrogen is more soluble in water than helium, which of them will have a higher value of KH and why? वहां पे मैंने KH का solubility के साथ रिलेशन बताया है, तो वहां पे KH का solubility के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। KH की वैल्यू ज्यादा तो solubility कम। वीडियो देखोगे क्लियरली समझ आ जाएगा फॉर्मूले के साथ। What are the limitation of Rolle's law? Rolle's law की लिमिटेशन के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो पर बने रहना, ठीक है? थैंक यू।